नमस्कार दोस्तों, लॉ फैक्ट्री क्लासेस में आप सबका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे जजमेंट राइटिंग के बारे में। जजमेंट बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप सबको पता है। मुख्य परीक्षा के लिए यदि आपको निर्णय लिखना नहीं आता है तो आप उम्मीद नहीं कर सकते कि आपसे मुख्य परीक्षा है वो उत्तीर्ण होगी। तो आज अपन बात करेंगे जजमेंट के बारे में, बिना किसी समय बर्बाद किए, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। कुछ सेक्शन ऐसी होती है सीआरपीसी और आईपीसी की जो जजमेंट के लिए बेहद ज़रूरी है। उन सेक्शनों के बारे में यदि आपको जानकारी है और आपको समझ में वो सेक्शन ऑलरेडी आ चुकी है तो यकीन मानिए आप जजमेंट बहुत कम समय में संक्षिप्त और शानदार वाला लिखेंगे। लेकिन उन धाराओं के बारे में आपको पर्याप्त जानकारी होनी चाहिए कि सेक्शन क्या क्या कहती है। इसलिए ये है कि आपकी आधी पेचीदी है वो उन सेक्शन से दूर हो जाएगी। फिर बाद में जो अदर बातें हैं जो मामले के तथ्यों पर निर्भर करती है, सिर्फ उन पर ही गौर करना है। लेकिन जो सेक्शनों में जो प्रोवाइड दिए गए हैं कुछ कुछ बातें, उनकी जानकारी आपको भली भांति होनी चाहिए। तो आज हम बात करेंगे जजमेंट लिखने से पहले ऐसी कौन कौन सी सेक्शंस हैं जिसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए, और वे कौन कौन सी सेक्शन है और क्या कहती है, और जजमेंट में उनका कहाँ कहाँ प्रयोग होता है। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें। देखिए, शुरू करते हैं। तो आप मजिस्ट्रेट बनने वाले हो तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आपको दंड देने की कितनी अधिकारिता है। आप जिस मजिस्ट्रेट की हैसियत से आप निर्णय सुना रहे हो, एग्जाम में पूछा गया आप फर्स्ट क्लास हो, सेकंड क्लास हो, या फिर सीजेएम हो, मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट हो, या फिर मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट हो, जिस भी मजिस्ट्रेट की हैसियत से आप दंड सुना रहे हो तो आपको सबसे पहले ये ध्यान रखने योग्य बात है कि आप कितना दंड सुना सकते हो, दंड देने की आपकी अधिकारिता कितनी है। तो देखिए, सेक्शन 29 सीआरपीसी की ये प्रावधान करती है कि मजिस्ट्रेट कितनी मात्रा में दंड दे सकेगा। तो आप सबको ध्यान ही होगा कि मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट और मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट है वो 7 वर्ष तक का कारावास की सजा है वो दे सकता है, ठीक है। और जो फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट है वो 3 साल तक, और जो सेकंड क्लास है वो 1 साल तक। इसमें इतनी पेचीदी वाली बात नहीं है, इसलिए बिना समय बर्बाद किए आप सबको ये ध्यान होना चाहिए कि आप जिस हैसियत से आप फैसला सुना रहे हो तो आपको ध्यान तो होना चाहिए इस बात की कि आप कितना दंड दे सकते हो। लिमिट है वो एक्सीड नहीं कर सकती, कम तो कर सकते हो आप उसके अकॉर्डिंग, लेकिन आपको लिमिट क्रॉस नहीं करनी है। अब देखिए, सेक्शन 29 ध्यान रखना है। फिर उसके बाद सेक्शन 31 सीआरपीसी का, वेरी इंपॉर्टेंट। मैं आपको बता दूं, ये सिर्फ इस सेक्शन के बारे में, सिर्फ मुख्य परीक्षा के बारे में भी पूछा जा सकता है। 31 क्या कहता है, और इस जजमेंट में ये बहुत बेहद इंपॉर्टेंट है। कहाँ देखिए, सेक्शन 31 कहता क्या है। अगर आपके पास बैर एक्ट है तो खोल लीजिए, नहीं है तो आप ले आइए, उठा लाइए और फिर देखिए, मजा आएगा आपको। देखिए, एक ही विचारण में अपराधों के लिए दोष सिद्ध होने के मामलों में दंडादेश, एक ही विचारण में। उसकी भाषा को समझिए, क्या कह रहा है, सिंगल ट्रायल। एक ही विचारण में, अगर मान लो आपके पास कोई मामला आया, आप जजमेंट लिख रहे हो, एक ही विचारण है, लेकिन उसमें क्या है, 2 या 2 से अधिक अपराध है। देखो, पहली बात, सब क्लॉज फर्स्ट में क्या लिखा हुआ है कि एक ही विचारण। एक ही विचारण यानी एक ही मामला है। आप जो सुन रहे हो, जिस मामले में दंड सुना रहे हो, वो सिंगल मामला है। अब फिर कह रहा है सिंगल ट्रायल है, अब कह रहा है 2 या अधिक अपराधों में, 2 या अधिक अपराधों। अब देखिए, जैसे मैं हूं, मेरा आपके पास विचारण चल रहा है। अब मेरे ऊपर 3-4 सेक्शन लगी है, 3-4 सेक्शन यानी 354 की लगी है, फिर 341 की भी लगी, लज्जा भंग का लगा, और सदोष अवरोध करने का वो भी लगे 341, मैंने मारपीट की 323। तो आप मुझे तीनों, तो ये ट्रायल तो एक है लेकिन अपराध कितने हो गए। मैंने उसके साथ लज्जा भंग की है, मारपीट भी की है, और मैंने उसको रास्ते में रोका भी है। तो सेक्शन कितनी हो गई, 3। तो अपराध कितने हुए, 3। तो 2 या 2 से अधिक अपराधों में उसको सजा देनी पड़ेगी। सिंगल ट्रायल में कितने हो गए, 3 अपराध हो गए। तो पहली बात कह रहा है कि एक ही विचारण में 2 या अधिक अपराधों के लिए दोष सिद्धि। आपके पास कोई भी जजमेंट आएगा एक सिंगल अपराध का नहीं आता है, आपके पास प्रत्येक सेक्शन के साथ सब सेक्शन या कुछ न कुछ सेक्शन जुड़े हुए होंगे। तो आपको ध्यान रखना है कि आप उसमें दे सकते हो सजा। अब देख, क्योंकि प्रत्येक अपराध की सजा है वो अलग अलग होती है। भाई, लज्जा भंग के मामले में 1 वर्ष से कम की नहीं होगी, लेकिन 5 वर्ष तक की हो सकेगी। सब में अलग अलग है, तो सब में उस जिस मामले में जितनी सजा का प्रावधान है उससे आपको लिमिट क्रॉस नहीं करनी है। अब देखिए, फिर ये सेक्शन क्या कहती है कि आईपीसी की सेक्शन 71 के उपबंधों को अधीन रहते हुए, जजमेंट में बहुत इंपॉर्टेंट है 71। आईपीसी की सेक्शन 71 क्या कहती है, मैं आपको सीधी भाषा में समझाऊं तो ये कहती है कि यदि किसी व्यक्ति को नॉर्मल
उसने अपराध किया है और उसी के साथ अगर कोई बड़ी धारा जुड़ी है, सेम ट्रांजैक्शन और सेम क्राइम से रिलेटेड उसी अपराध से, तो जो बड़ी धारा है वो छोटी धारा को खा जाती है, मतलब उस छोटी धारा का समावेश है वो बड़ी धारा में हो जाता है उस अपराध का। कैसे, मेरी बात सुनो। एक एफआईआर दर्ज हुई 323 में और 325 में, और पुलिस वाले ऐसे मूर्ख थे कि उन्होंने चालान पेश कर दिया, आरोप पत्र पेश कर दिया। कौन सी धारा में? 323 में भी कर दिया और 325 में। अब आप सोचिए कि मजिस्ट्रेट 323 में दंड देगा या 325 में? यदि 325 बढ़ती है तो 323 को क्या करना पड़ेगा मजिस्ट्रेट को? भले उसने उसमें चालान पेश किया, वो 323 को हटा देना पड़ेगा, क्योंकि 323 छोटी धारा है और वो 325 में आ जाएगी। दोनों में अलग अलग तो बात हो ही नहीं सकती ना। ये है जैसे 384 है उद्दापन का और 387 है उद्दापन का, तो दोनों सेक्शनों को एक साथ आप दंड नहीं दे सकते। आपको ध्यान रखना है कि अगर सेम अपराध से जुड़ी हुई एक छोटी धारा है और एक बड़ी धारा है, तो भले ही चालान पेश किया हो एफआईआर में, भले ही उन धाराओं का मेंशन हो और अनुसंधान अधिकारी ने भले ही वो रिपोर्ट पेश की हो, चालान पेश किया हो, आरोप पत्र, लेकिन आपको जब भी निर्णय लिखोगे आपको इस बात का ध्यान रखना है और एक पॉइंट बनाना है, और उस पॉइंट में धारा ये 71 है आईपीसी की, इसका हवाला देना है कि इसके अनुसार है वो 323 में दंड दिया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता, क्योंकि 325 में आप उसे दंड दे रहे हो। तो ये 71 के उपबंधों को ध्यान में रखना है, ठीक है। वो कौन कौन सी सेक्शन है, क्या है, जैसे जजमेंट अपन पढ़ेंगे मैं आपको सारा बताऊंगा कौन सी सेक्शन अगर एक साथ आए तो किस सेक्शन को आपको अवॉइड करना है, और उसमें एक बिंदु बना के लिखना है कि यहाँ पर इस धारा में दंड देना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता। अब देखिए फिर ये आगे क्या कह रहा है, दंड कारावास किस प्रकार का भोगा जाएगा, ये जजमेंट के लिए बेहद है। अब देखिए आपके पास एक ही मामला है और उसमें 2-3 अपराध हुए, 354, 323, 341, उसको आप सुन रहे हैं और सब में आपने अलग अलग दंड दिया है। 354 में आपने 2 वर्ष का दे दिया, 323 में 3 माह का दे दिया, 341 में 2 माह का दे दिया। तो अब आप क्या करोगे, ये सबसे निर्णय के सबसे अंत में ये लिखना है कि भाई अभियुक्त है वो सजा किस प्रकार भोगेगा, या तो वो क्या करेगा, तो सजा भोगने के तरीके आपको पता होना चाहिए। ये इस सेक्शन 31 में सीआरपीसी में सीधा लिखा हुआ है कि मजिस्ट्रेट जो निर्णय सुना रहा है उसको अंत में ये लिखना पड़ेगा दंडादेश में कि वो सजा भोगने की रीति क्या है, व्हाट इज द वे ऑफ पनिशमेंट, वो कैसे भुगतेगा। तो दो तरीके हैं, या तो वो क्या करेगा, सजा एक साथ भुगतेगा, तो जो जितनी भी जो बड़ी सजा है उसमें वो छोटी धाराओं की सजा है वो मर्ज हो जाएगी, यानी 2 साल का है तो भले बीच में अन्य धाराओं में उसे 1 माह या 1 साल का मिला है तो वो साथ साथ भोगेगा। और दूसरी बात कि एक क्रम के बाद एक के बाद एक क्रम में भोगेगा, यानी पहले 2 साल की सजा पूरी करेगा उस धारा में 354 में, और 354 धारा में 2 साल की सजा पूरी होती है 323 में 1 माह की करेगा, फिर उसमें अगर पूरी हो गई तो 341 में फिर वापस 2 माह की करेगा। तो ये हो गया एक के बाद एक क्रम में, क्रमानुसार भोगेगा। तो आपको ये बात मेंशन करनी है कि आपने जो निर्णय जो दंडादेश दिया है वो अभियुक्त है वो किस प्रकार भोगेगा, समझ गए। अब देखो क्या लिखना है कि सजा है वो साथ साथ भोगेगा एक चीज़, या फिर एक के बाद एक क्रमानुसार भोगेगा। अब इसमें 2 परिस्थितियां पैदा होती है, यदि आपने लिख दिया है साथ साथ भोगेगा तो साथ साथ भोगेगा, और अगर आपने लिख दिया है कि एक के बाद एक क्रमानुसार तो उस आपके निर्देश के अनुसार भोगेगा जैसा कि निर्णय में लिखा हुआ है। लेकिन यदि मान लो आप भूल गए तो ऐसी दशा में क्या होगा, तो ऐसी दशा में ये माना जाएगा कि अगर लिखा हुआ कुछ भी उल्लेख नहीं किया है कि सजा किस प्रकार कौन सी रीति से भोगी जाएगी, तो इसका मतलब ये हुआ कि वो एक के बाद एक क्रमानुसार भोगे जाएंगे दंड, ठीक है। सिंगल ट्रायल और ऑफेंस कितने, मोर देन 2 या 2 से अधिक। अब देखिए ये तो सेक्शन 31 का सब क्लॉज 1 हो गया। सब क्लॉज 2 कहता है कि संकलित दंड की दशा में यह आवश्यक नहीं कि मामले को उच्चतर न्यायालय के पास भेजे है। सीआरपीसी की सेक्शन 325 क्या कहती है कि मजिस्ट्रेट ऐसे मामलों में जिसमें वो पर्याप्त रूप से कठोर दंडादेश नहीं दे सकता तो वो क्या करेगा, अपने मामले को है वो उच्चतर न्यायालय, अगर फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट है तो मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के पास भेज देगा, समझे कि नहीं समझे। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट है तो सेशन के पास भेज देगा। तो ये किन दशाओं में होता है, जब मजिस्ट्रेट है वो अपने मामलों में कठोर दंड नहीं दे सकता। कठोर दंड का मतलब ये नहीं है, मतलब दंड की सीमा बढ़ रही है और उसकी अधिकारिता से बाहर जा रही है, तब वो क्या करेगा, अपने उच्चतर न्यायालय को जिसको इस दंड देने की अधिकारिता है उसके पास मामला है वो भेजेगा। अब देखिए
इंपॉर्टेंट बात, संकलित दंड। संकलित दंड क्या होता है? मैंने आपको क्या कहा था कि एक ही ट्रायल है, उसमें 3 अपराध है, एक में 2 साल की दे दी, 354 में, 323 में 1 माह की दे दी और 341 में 2 माह की। इन तीनों का जब दंड मिलाएंगे तो उसे कहते हैं संकलित दंड। प्रत्येक सेक्शन में तो अलग अलग दंड दिया है, लेकिन जब तीनों दंडों को एक साथ मिलाया जाएगा ना तो उसे कहते हैं संकलित दंड। समझ में आ गया? तो अब देखो क्या होता है कि मजिस्ट्रेट का पावर कितना होता है कि मैं आपको बताता हूँ। जैसे फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट का पावर है 3 साल। फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट कितना दे सकता है? 3 साल। तो ये टोटल दंड नहीं है 3 साल, आपको ध्यान रखना है। ये 3 साल है कि किसी भी धारा में जो दिया हुआ है ना 3 साल, वो किसी एक सेक्शन में अधिकतम है वो 3 साल दे सकता है। संकलित दंड 3 साल नहीं है। अगर मान लो ये इसी मामले की बात कर रहे हैं कि ये 3 साल है और 354 में मान लो उसने दे दी 3 साल और 323 और 341 में दे दी 6 माह की, तो ये कितने हो गई? ये तो 4 वर्ष का कारावास हो गया। तो ऐसे में जो फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट जिस मामले को सुन रहा था, जिसकी दंड देने की अधिकारिता 3 साल थी और 3 अपराधियों को सुन रहा है, तीनों में कुल मिला के दंड कितना हो रहा है? 4 वर्ष। तो ऐसे में क्या करेगा वो? जब इसकी अधिकारिता 3 वर्ष है और उसको दंड देना है 4 ईयर्स का, तो क्या करेगा? तो सेक्शन 31 कहती है कि जब इस प्रकार की स्थिति हो, संकलित दंड अगर उसकी दंड देने की अधिकारिता से अगर बढ़ रहा है, तो ऐसी दशा में आपको उच्चतर न्यायालय के पास जाना जरूरी नहीं है, आप दे सकोगे, आप वो दंड दे सकोगे। अब कितना दे सकोगे, ये बात आई। तो बात है कि जितनी जिसकी अधिकारिता है उससे दुगुनी। 2 बातें लिखी हुई है, देखिए 2 बातें, एक तो 14 ईयर्स और एक अधिकारिता से दुगुना। आप सिर्फ इतना याद रखिए, अधिकारिता से दुगुना 14 ईयर्स उसमें ऑटोमेटिक आ जाता है कि देखो CGM और CMM है 60 वर्ष दे सकते हैं, तो उससे दुगुना कितना हो गया? 14 वर्ष। फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट है वो कितना दंड दे सकता है? 3 वर्ष। अगर संकलित दंड उसको देना है 3-4 धाराओं में मिला के, तो वो कम से कम कहाँ तक जा सकेगा? ये 3 ईयर्स वाला 6 साल तक जा सकेगा। और जो सेकंड क्लास मजिस्ट्रेट है जिसको दंड देने की अधिकारिता 1 वर्ष है, लेकिन वो कई धाराओं में मिला के दंड दे रहा है, तो वो अपनी लिमिट कहाँ क्रॉस कर सकेगा? संकलित दंड की अवस्था में। सिर्फ संकलित दंड, सिंगल सेक्शन की बात नहीं कह रहा हूँ, सभी धाराओं को मिलाकर दिया जाने वाले दंड की मामले में बात कर रहे हैं। तो सेकंड क्लास मजिस्ट्रेट है वो 2 वर्ष तक। समझ में आ गई होगी बातें? तो अब आपको ये ध्यान रखना है। तो ऐसे मामले में जहाँ संकलित दंड बढ़ रहा है तो आपको 325 CRPC के 325 में जाने की जरूरत नहीं है। 325 ये कहती है कि जहाँ पर कठोर दंड या अधिक दंड देने की अधिकारिता नहीं है किसी मजिस्ट्रेट को, तो वो अपना मामला क्या करेगा? उच्चतम न्यायालय के पास भेज देगा। लेकिन सेक्शन 31 कहती है कि वहाँ आपको जाने की जरूरत नहीं है। आप अगर विभिन्न धाराओं में अलग अलग दंड दे रहे हो और दंड बढ़ रहा है, तो आप अपने दुगुने तक जाओ, उसका डबल दे दो, कोई दिक्कत नहीं है। समझ गए? लेकिन शर्त क्या है कि वो संकलित दंड होना चाहिए। ठीक, ये सेक्शन 31 है, जजमेंट राइटिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसमें कौन कौन सी बातें आई? 71 का उपबंध याद रखना है, 71 IPC का, 323, 325 में चली जाएगी, 384, 387 में, ऐसे कई सेक्शन है। जजमेंट के लिखते समय मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन सी धारा को आपको अवॉइड करना है और कौन कौन सी धारा में आपको पनिशमेंट देनी है। अब दूसरी बात ये क्या कह रहा था? सिंगल ट्रायल और 2 या 2 से अधिक अपराध है ये। फिर आपको ये लिखना पड़ेगा, क्या लिखना पड़ेगा कि सजा किस प्रकार भुगतेगा 2 या 2 से अधिक अपराधों में, एक साथ भुगतेगा या क्रमवती दशा में भुगतेगा, ये लिखना जरूरी है। फिर अगली बात ये कह रहा है कि आपको आगे जाने की जरूरत नहीं है, कितना आप दुगुना दे सकते हो। तो आपको ध्यान होना चाहिए, आप जजमेंट लिखो तो आपको ध्यान होना चाहिए कि इसमें मामले में मैं कुल मिलाकर है वो 6 वर्ष तक दे सकूंगा। इफ़ यू आर ए फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट, अगर आप प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट के न्यायिक निर्णय दे रहे हो उसके नाते, तो आप 6 वर्ष तक दे सकोगे संकलित दंड। CGM और CMA में तो 14 वर्ष तक। और सेकंड क्लास मजिस्ट्रेट का वहाँ पूछा गया, एग्जाम में बाकायदा जो प्रश्न आएगा उसमें पूछा जाएगा कि द्वितीय वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट के नाते आप फैसला सुनाइए, या फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट के नाते, या मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के नाते। तो इनसे पूछा जाएगा तो आपको दंड की अधिकारिता और उससे दुगुना, ये ध्यान रखना है। तो ये थी सेक्शन 31, आपको ध्यान रखना। इसमें एक और प्रोविजन लास्ट में दे रखा है अपील के बारे में, यानी जब भी अपील की जाएगी ना, तो अपील की दशा में जितना भी दंड है वो संकलित दंड को माना जाएगा। किसी एक धारा में दिए गए दंड को लेकर अपील नहीं होगी। जब भी अपील होगी तो सब धाराओं में दिया गया दंड है ना ये, उसके अनुसार। उसका भी एक रीज़न है, अपन अब फिलहाल जजमेंट राइटिंग के हिसाब से पढ़ रहे हैं, इसलिए उस धारा को आपको अपील में जाने की जरूरत नहीं है। तो सेक्शन 29, 31 ये आ गया समझ में। अब अगली सेक्शन पढ़ते हैं, ठीक है। हाँ, तो 29 CRPC की सेक्शन और 31 के बाद कौन कौन सी सेक्शन और हैं जो कि निर्णय लेखन में काम में आएगी। तो सीधा आ जाते हैं अपन 238, आपने पढ़ा होगा मजिस्ट्रेट ट्रायल में। तो 238 में ये लिखा हुआ है कि धारा 207 का अनुपालन करना है।
तो धारा 207 क्या है? 207 है, यानी अगर आप किसी मामले को सुन रहे हो तो उससे पहले उस जो भी अभियुक्त है आपके पास आया हुआ है उसको उस मामले के जितने भी दस्तावेज, संबंधित दस्तावेज वो देने हैं। संबंधित दस्तावेज कौन? 161 के बयान, जो भी चालान की कॉपी है, जितनी एफआईआर की कॉपी है, उससे संबंधित जो भी दस्तावेज है उस मामले से जुड़े हुए, वो मजिस्ट्रेट कहेगा कि पहले अभियुक्त को दिए जाए, ताकि अभियुक्त है वो उन मामलों के आधार पर अपना क्या कर सके, बचाव कर सकें। तो ये आ गई सेक्शन 238, उसमें लिखना पड़ेगा कि धारा 207 का अनुपालन किया गया निर्णय में, इसलिए इंपॉर्टेंट है। अब उसके बाद अब आपको करना पड़ेगा, आरोप विरचित करने पड़ेंगे, चार्ज फ्रेम, ठीक है। फिर उसमें लिखना है कि भाई उसको सुनाया गया, क्या आरोप विरचित किए गए और सुनाए गए, समझाए गए, और अभियुक्त ने क्या किया, अन्वीक्षा चाहिए, दिए गए आरोप पर मना कर दिया कि नहीं मैंने साहब ये कोई जुर्म नहीं किया है, ये बिल्कुल बात लिखनी पड़ेगी। तो इस सेक्शन में ये है 240 में कि आरोप विरचित कर सुनाए व समझाए गए और अभियुक्त ने है वो अन्वीक्षा करनी चाहिए 240 में। और 246 में है पुलिस रिपोर्ट के अलावा जो अन्य संस्थित मामले हैं परिवाद पर, तो उसमें 246 में दिया गया है, ये भी आपको ध्यान रखना है ट्रायल जब पढ़ोगे तब, मजिस्ट्रेट द्वारा ट्रायल। फिर 242 में क्या है, मामला कैसे शुरू होगा, ये सुनाने के बाद सबको पता होगा, अभियोजन का साक्ष्य सबसे पहले होगा, क्या होगा, प्रोसिक्यूशन एविडेंस सबसे पहले होगा। प्रोसिक्यूशन एविडेंस में आपको सब ध्यान रखना है, निर्णय लिखते वक्त मैं आपको बताऊंगा कि प्रोसिक्यूशन एविडेंस में अगर जो भी विटनेस है, आदमी है, PW 1, 2, 3, और जो अगर दस्तावेजी कोई साक्ष्य है, दस्तावेजी साक्ष्य मतलब एफआईआर की कॉपी है, एक्सरे रिपोर्ट है, फर्द रिपोर्ट है, मौका नक्शा रिपोर्ट, गवाह, जो भी जो डॉक्यूमेंटली अगर हैं एविडेंस, उनको अपन प्रदर्शपी 1, 2, 3 वैसे कहेंगे, ये अपन जजमेंट के समय पढ़ेंगे अच्छे से। अब फिर उसके बाद अभियोजन साक्ष्य 242 में हो गया, उसके बाद 243 में क्या हो जाएगा, प्रतिरक्षा का साक्ष्य वहाँ जाएगा। प्रतिरक्षा का साक्ष्य मोस्टली क्या होता है मामलों में, प्रतिरक्षा की तरफ से कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया जाता, ध्यान रखना। क्रिमिनल मैटर्स में 99% जो मामले हैं उनमें प्रतिरक्षा की तरफ से कोई साक्ष्य पेश नहीं किया जा सकता, ठीक है। फिर उसके बाद 313 अभियुक्त की परीक्षा, ये ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट है। प्रत्येक मामले में जिसमें आप निर्णय लिख रहे हो उसमें लिखना पड़ेगा कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के अंतर्गत अभियुक्त की परीक्षा की गई। इसे कहते हैं मुलजिम बयान। क्या कहते हैं? बयान मुलजिम कहते हैं। मुलजिम के बयान लिए जाते हैं कि भाई तुझे ये फंसाना चाह रहे हैं, तेरे ऊपर ये सजा का आरोप है, ये चीज़ है, तू कुछ अपने बारे में कहेगा कि नहीं कहेगा। तो सामान्यतः क्या होता है, वो यही कहता है कि साहब ये सब झूठे आरोप है, मुझे फंसाने की कोशिश की गई है और ये सब मैं निर्दोष हूँ और मुझे झूठा फंसाया गया। तो ये कथन भी लिखना है। क्या लिखना है बहुत अच्छे से मैं आपको बताऊंगा, 2-3 लाइन में अलग अलग सेंटेंस बना के कि ये सेंटेंस 313 के साथ आप लिख सकते हो। तो 313 में आपका इसको हवाला देना पड़ेगा निर्णय में। अभियुक्त की परीक्षा की गई, परीक्षा में अभियुक्त ने क्या कहा या फिर अभियुक्त ने अपनी परीक्षा में कुछ भी नहीं कहा, ठीक है, ये सब चीज़ें, इसे बयान मुलजिम भी कहते हैं। आपको याद रखनी है सेक्शन CRPC की 313। फिर सेक्शन 354 आपने पढ़ा होगा। 354 में मेन जजमेंट है, निर्णय की भाषा कैसी होगी, अंतर्वस्तु, ठीक है। निर्णय की अंतर्वस्तु में इसमें एक और चीज़ है जो इंपॉर्टेंट अपने जजमेंट के लिए, क्या चीज़ है, उपधारणा बिंदु। यानी अगर आप निर्णय सुना रहे हो तो आपको पहले बिंदु तय करने पड़ेंगे। उपधारणा बिंदु, उपधारणा बिंदु यानी सब साफ आपने 313 में उसके ले लिए अभियुक्त की परीक्षा। फिर बाद में आपको क्या करना पड़ेगा, जैसे सिविल मामलों में अपन बिंदु तैयार करते हैं वैसे ही इस क्रिमिनल मैटर्स में भी आप करोगे तैयार कि उक्त ए व्यक्ति ने बी व्यक्ति के साथ है वो शाम के करीब 7:30 बजे लज्जा भंग की। क्या उसने के द्वारा की गई लज्जा भंग की गई। फिर दूसरा कि यदि हाँ तो दंड क्या होगा, किस प्रकार का दंड दिया जाएगा। तो फिर उसके बाद फिर उसके बारे में डिटेल्स लिखनी है कि उस बिंदु पर सूचना, जो बिंदु बनाया है उस बिंदु के बारे में सारी बातें लिखनी है कि इस बिंदु के आधार पर हमने ये सुना, इसमें ये एविडेंस ये आया, ये पक्षद्रोही साक्ष्य हो गया और ये जो रिपोर्ट पेश की गई थी वो हुई थी, CCTV फुटेज में ये दिखा वो दिखा, उसके आधार पर आप जजमेंट तक पहुंच पाओगे। तो उस एक एक बिंदु करोगे तो ये बहुत ईजी होगा। बिंदु कैसे बनाने अपन आपको आगे समझाएंगे। अब देखो सेक्शन 354 हो गया। अब आपको ध्यान रखना है, अब आप क्या करोगे, सजा दोगे सबसे पहले। 235(2) में आ जाओ और 248(2) मजिस्ट्रेट ट्रायल में देखो, 235 सब क्लॉज 2 और 248 सब क्लॉज 2, ठीक है। पुलिस रिपोर्ट पर संस्थित मामले और पुलिस रिपोर्ट से अन्यथा आधार पर संस्थित दोनों वारंट मामले हैं। इसमें क्या करेगा, आपको लिखना पड़ेगा कि अभियुक्त को दंड के प्रश्न पर सुना गया। अब दंड के प्रश्न यानी सजा के प्रश्न पर कैसे सुना गया, यानी आप निर्णय लिखोगे, आपने पहले तो आपने आदेश लिखोगे। क्या लिखोगे, आदेश में ये लिखोगे कि मैंने इन मामलों में सारे पत्रावली पर आए हुए साक्ष्यों के आधार पर, इन साक्ष्यों के आधार पर, पक्षद्रोही साक्ष्य सब पर मामले को, तथ्यों को सबको सुना समझा और इस अभियुक्त को है वो दोष सिद्ध घोषित किया जाता है। समझ गए, दोष सिद्ध घोषित किया जाता है। फिर उसके बाद सजा के बिंदु पर सुना जाएगा।
यानी आप जब आप निर्णय लिखो तो आपने मेंटली प्रिपेयर हो चुके कि नहीं मुझे इसको सजा देनी है। आपने कह दिया अभियुक्त के वकील को इसको तो मैं भाई दोषी घोषित कर दिया, अब कल अपन सुनवाई करेंगे, जैसे आप कहेंगे कल अपन सुनवाई करेंगे सजा के प्रश्न पर, यानी भाई दोषी तो घोषित मान ही लिया, अब ये तय करेंगे कि इसको सजा कितनी दी जाए। जब सजा के बिंदु पर सुना जाएगा तब अभियुक्त का वकील को उसके पास क्या तर्क पेश करने पड़ेंगे कि साहब ये गरीब है, बेचारा है, इसका फर्स्ट क्राइम है, पहला अपराध है, या तो प्रोबेशन दे दो आप हमें, या फिर थोड़ा नरमी का रूप बरते, नरमी अपनाए, इसको कम सजा दी जाए, इसके परिवार में कोई नहीं है, अकेला है, इस प्रकार के उन्होंने तर्क दिए, ये लिखना पड़ेगा। और इस पर इसको प्रोबेशन या प्रथम अपराध कारित किए जाने पर इसको परिवीक्षा का लाभ दिया जाना उचित समझा, इसलिए प्रोबेशन की इन धाराओं में इसका परिवीक्षा का लाभ दिया गया, ये आप लिख सकते हो। समझ गए नहीं समझ गए? तो ये आपको याद होना चाहिए। कौन सा? 235(2) और 248(2) में सेक्शन वहाँ लिखा जाना आवश्यक नहीं है, लेकिन ध्यान तो होना चाहिए ना कि ये प्रावधान कहाँ दिए गए हैं। अब आगे देखिए आईपीसी की सेक्शन 64, 65, 66। 64 में क्या है कि जुर्माना न देने पर क्या होगा? कारावास दिया जाएगा। 65 में है कि कारावास कितना दिया जाएगा? कितना है? तो जो भी सज़ा आप सुना रहे हो उसका 1/4 है, यानी मामलों अगर आप किसी मामले के लिए सज़ा सुना रहे हैं और उस मामले में किसी मामले के लिए उस अपराध के लिए अधिकतम सज़ा 1 वर्ष का है, तो आप और आपने उस मामले में साथ साथ जुर्माना भी दिया कि इसमें ये जुर्माना भी इतना देगा, 100 रुपये जुर्माना भी, 500 रुपये, 1000 रुपये, ठीक है, इतना जुर्माना भी तय कर दिया। अब जुर्माना कितना हो सकता है आपको खुद को पता है, जुर्माना कितना भी हो सकता है, लेकिन अधिकतम नहीं होगा। अब अधिकतम कितना है वो कुछ भी नहीं है, मतलब मामले को देखकर वो मजिस्ट्रेट डिसाइड करेगा कि इसको कितना जुर्माना दिया जाना चाहिए। अब जैसे ही जुर्माना दिया, और तो ये साथ में लिखना तो पड़ेगा ना कि भाई जुर्माना इसे देना पड़ेगा, और जुर्माना न देने पर अदम अदायगी कारावास, ये वर्ड लिखना पड़ेगा। अदम अदायगी कारावास कितना होगा, यानी जुर्माना का चुकता न किए जाने पर कारावास कितना होगा, तो आप वो लिखोगे। वो किस हिसाब से आप डील करोगे, कितना दोगे, अपनी मर्जी से तो दे नहीं सकते ना कि ये दे देंगे वो दे देंगे। तो उसमें ये है कि जिस अपराध के लिए आपने जितना जुर्माना दिया है ना, तो उस अपराध के लिए अधिकतम सजा का प्रावधान, जैसे मान लो 1 वर्ष है तो उसका 1/4 देना पड़ेगा, 1/4। तो 1/4 कितना हो गया? 1/4 1 साल का 3 साल हो गया, सॉरी 3 महीना हो गए, तो 3 महीना देना पड़ेगा, 3 माह का कारावास देना पड़ेगा। और आप कहोगे सिर्फ अपराध जुर्माने से अगर, तो इस प्रकार का आपसे नहीं पूछा जाएगा, आपको वही पूछा जाएगा, या तो आपको दोष मुक्त करना है या उसको दोष सिद्ध करना है। एग्जाम में ये पूछा जाएगा, या तो सजा देनी है या फिर उसको बरी करना है। अब आगे देखिए आईपीसी की सेक्शन 64, 65, 66 स्टडी कर लेना अच्छे से। जब भी अपन जजमेंट राइटिंग पे पढ़ेंगे तो बार बार इनको अपन नहीं, इनका उल्लेख नहीं करेंगे, इसलिए अभी से आप पढ़ लेना। अब है सेक्शन 428। जब भी आप क्या करते हैं, कोई भी अभियुक्त होता है ना, मामला आने से पहले कई बार क्या होता है, उसको जमानत तुरंत नहीं मिल जाती है, इसलिए वो न्यायिक हिरासत में चला जाता है, जुडिशियल कस्टडी में। तो कई बार कई मामलों में तो 2-2 महीने 3-3 महीने रह जाता है, साल भी रहता है, 2 साल भी रहता है, 7 साल भी रहता है। आसाराम बापू वगैरह ये कही रहे थे, फिर बाद में सजा सुनाई। तो बाद में सजा सुनाते हैं तो क्या कहते हैं कि अगर सजा सुना से पहले जितनी भी अवधि उसने अगर कारावास में भोगी है ना, तो उसको क्या कर लो, मुजरा कर लो, यानी लास्ट में दिए गए दंड पे समायोजित कर लो वो कारावास जो उसने दंड देने से पहले भुगता है। तो कई मामलों में, जैसे मजिस्ट्रेट के मामलों में, तो मैं कहता हूँ कि 10 दिन का कारावास पहले भुगत चुका होता है, फिर उसको जमानत मिल जाती है, 15 दिन का, 20 दिन का, महीना, 2 महीना, मोस्टली 3 महीने का होता है। तो आपको ये लिखना है कि जितनी भी जो कारावास है वो अगर उसने भुगता है दंड देने से पहले, तो वो कारावास की अवधि है वो क्या करें, इस मूल कारावास में समायोजित की जावे या फिर इसमें मुजरा की जावे। ये बिंदु आपको लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है। कहाँ पर है? सीआरपीसी की सेक्शन 428, किताब खोल के देख लीजिएगा आप। अब देखिए 327, जब भी निर्णय सुनाओगे तो क्या है, खुले न्यायालय में या विवर्त न्यायालय में, 2 वर्ड है कि न्यायालय जो ये निर्णय है वो आज तारीख इतनी तारीख को है वो खुले न्यायालय में सुनाया गया, या विवर्त न्यायालय में। विवर्त का मतलब हिंदी शब्द है, वो भी उसका मतलब होता है खुला होता है। तो ये सेक्शन 327 की वहाँ से आया। अब क्या करते हैं कि कुछ मामले ऐसे होते हैं जिसमें आपको, जैसे महिला आ गई, उसके साथ छेड़छाड़ की और आपको लगता है कि यार बेचारी के साथ गलत हुआ, क्या करें, इसको तो कुछ कंपेंसेशन प्रतिकर देना पड़ेगा। तो प्रतिकर भी आप दे सकते हो। कहाँ दोगे? 357 के हिसाब से प्रतिकर का आदेश दे सकते होगे। अब प्रतिकर का आदेश कौन सा? या तो आपने जो जुर्माना वसूल किया है उस जुर्माने को प्रतिकर में बदल दो, तो सेक्शन 357 पढ़ लेना। तो इसके बारे में भी आपको जजमेंट जो लिखोगे, अगर पूछा गया कि प्रतिकर का भी आदेश दे तो किस हिसाब से अपन सेंटेंस बनाएंगे, सेक्शन 357 पढ़ लेना। प्रतिकर आदेश देने की शक्ति है मजिस्ट्रेट की, जब भी वो निर्णय सुनाएगा तो निर्णय में लिखेगा कि इतनी राशि है वो जुर्माने की राशि है, वो ग्रहण करके वो पीड़िता को है वो प्रतिकर राशि के रूप में दे दी जावे। अब देखिए 363, निर्णय की प्रति निःशुल्क। जब भी जस्ट लास्ट में आप निर्णय सुनाओगे तो एक निर्णय की प्रति तो देनी पड़ेगी ना अभियुक्त को, कि मैं तुझे सजा सुनाई है 3 साल की, 4 साल की, तो निर्णय की प्रति वो क्या करेगा,
क्या करेगा, तो अपील में तो जाएगा, उसको जजमेंट की कॉपी है वो बिना वक्त बर्बाद किए वो निःशुल्क 1 प्रति है वो अभियुक्त को दिलाई गई। ये आपको लिखना पड़ेगा। ये कहाँ है, सेक्शन 363 में। ध्यान रखना, CRPC की बात कर रहे हैं, कहीं और IPC में मत ढूंढ लेना। निर्णय की प्रति है वो निःशुल्क दी जाएगी। अब देखिए, अब कुछ मामले क्या होते हैं, कुछ मामले ऐसे आ गए जिसमें कोई आप विचारणा आपने समाप्त किया, लेकिन उस मामले में कोई संपत्ति आ गई। संपत्ति यानी जैसे कि अपराधी किसी ने न्यास भंग कर लिया, मैंने आपके पास कोई प्रॉपर्टी रखी और मान लो उसमें आपने न्यास भंग कर लिया, तो वो प्रॉपर्टी तब तक जब तक विचारण था न्यायालय के पास में थी या फिर पुलिस थाने में मालखाने में पड़ी थी, न्यायालय की अभिरक्षा में थी वो प्रॉपर्टी। तो जब न्यायालय मामला ही खत्म हो गया तो अब उस संपत्ति का क्या करें जो उस मामले से संबंधित हैं। तो ये प्रोविजन कहाँ दिया, तो उसमें आपको लिखना पड़ेगा लास्ट में कि भाई मामले का तो अंत हो गया, निर्णय सुना रहे हो, तो वो संपत्ति क्या करेगी, राज्य सरकार में जाएगी या इसका कोई मालिक है वो ले जाएगा या इसके बारे में क्या प्रावधान करना है। उसके लिए सेक्शन 452 पढ़ लेना 452 CRPC में कि विचारण की जब समाप्ति हो जाएगा और ऐसे विचारण में यदि कोई संपत्ति इन्वॉल्व है, कोई भी प्रॉपर्टी इन्वॉल्व है, मूवेबल है, जो भी प्रॉपर्टी है, कई बार गहने वहने होते हैं, जरूरी नहीं है, ठीक है, कई बार कोई मोटरसाइकिल वगैरह होती है, कुछ भी चीज़ें जो होती है, तो उसके बारे में उसको क्या करना पड़ेगा। अगर पहले से अगर कोई आपने सुपुर्दगी पर छोड़ दी है, ठीक है, पहले से अगर वो वस्तु आपने विचारण के दौरान ही सुपुर्दगी भी छोड़ दी है तो भी हवाला करना पड़ेगा कि उसके बारे में जो भी पहले जो सुपुर्दगी नामे जो हमने लिए थे वो निरस्त किए जाते हैं। अगर आप उसको दोष मुक्त करते हो और दोष सिद्ध करते हो, दोष सिद्ध करते हो और फिर लगता है कि जब हमने सुपुर्दगी नामे पर जिस व्यक्ति को वस्तु दी थी उसको तो नहीं दी जानी चाहिए थी, तो क्या करोगे, तो वापस लेने के लिए भी उस निर्णय में आप लिखोगे। अब फिर एक है 453 मामले आ गए चोरी का मामला आ गया कि इसने ये व्यक्ति ने ये यहाँ चोरी की थी। तो चोरी का माल जितना भी जो बरामद हुआ है उसके बारे में क्या व्यवस्था करनी है आपको, निर्णय में वो भी लिखना पड़ेगा कि जो चोरी का माल हमारे पास आया है उसके बारे में आप क्या व्यवस्था करोगे। एज ए मजिस्ट्रेट आपको कुछ न कुछ अरेंजमेंट तो करने पड़ेंगे ना कि चोरी का माल जो है या तो जो पीड़ित था उसका था, जिसने मुकदमा दर्ज करवाया तो उसको दे देते हैं, या फिर क्या करना है कि इस प्रकार के माल पर किसी भी कोई हक नहीं आया तो कि ये संपत्ति है वो चोरी का जो माल है राज्य सरकार में संपत्ति। कई बार क्या होता है कि जब मान लो मेरे घर से चोरी हुई तो मेरा माल तो बरामद हुआ, साथ में कुछ ऐसा माल भी बरामद हो जाता है जिसके बारे में असली मालिक का पता नहीं लगता, तो वो संपत्ति है वो राज्य सरकार के पास चली जाती है और जो मेरी संपत्ति है वो तो न्यायालय मुझे कह देगा कि ये पीड़ित की संपत्ति है उसको दे दो। लेकिन ऐसी संपत्ति जिस पर किसी का हक नहीं था और पुलिस द्वारा बरामद कर ली जाती है उस अभियुक्त के पास से जो चोरी का अभियुक्त है, तो चोरी के मामलों में भी जो चोरी प्राप्त की गई जो माल है, बरामद किया गया माल, उसके बारे में भी आपको व्यवस्था का वर्णन देना है। निर्णय में बिल्कुल लिखना पड़ेगा कि इस माल को क्या करें, या ऐसा कोई माल है तो निरस्त। कई बार दारू बरामद हो जाती है, बड़ी मात्रा में शराब बरामद, निर्णय होता है तो कि इसको बस अब उसके ऊपर क्या करो, इसको रद्द कर दो, रद्द कर मतलब इसको नष्ट कर दी जाए। ऐसी कोई वस्तु है तो इसको नष्ट कर दी जाए, ये है अनुसंधान अधिकारी इसमें इसको नष्ट करें, या फिर किसी को नियुक्त कर दिया जाता है तो फिर उसके ऊपर है वो बुलडोजर चला के शराब बराब है उसको नष्ट कर दी जाती है। तो इसके बारे में आपको व्यवस्था करनी पड़ेगी। इसके बारे में ये सारे प्रोविजन 453 चोरी के मामले में, तो ये इतने सारे ये जो प्रोविजन है ना, अगर ये आपको नहीं आते तो आप जजमेंट क्या खाक लिखोगे, नहीं लिख पाओगे ना। तो जजमेंट के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि इन सेक्शनों के बारे में आपको भली भांति जानकारी हो और इन सेक्शनों के बारे में आप पढ़ लेना अच्छे से। जब भी जानकारी हो जाएगी अपन जजमेंट के ऊपर एक नया वीडियो लेके आएंगे और फिर आपको सिखाएंगे कि जजमेंट कैसे लिखा जाता है। कुछ और भी बातें हैं जो सिर्फ जजमेंट में आपको सीखने को मिलेगी, समझ गए। तो ये सेक्शन अभी आप CRPC की सेक्शन उठा के देखना और ध्यान रखना, जजमेंट के बिना आप कोई भी मुख्य परीक्षा पास करने की उम्मीद नहीं कर सकते, ये स्पष्ट रूप से ध्यान रखना। जजमेंट ये पढ़ेंगे, ये पूरा हो जाएगा, आपको प्रत्येक एक जजमेंट पढ़ेंगे, प्रत्येक सेक्शन का 354 का है, 420 का है, चोरी का है, 304A का उपेक्षा द्वारा आजकल ज़्यादा पूछा जाता है, 304B का भी ज़्यादा पूछा जाता है, सेशन ट्रायल भी पढ़ेंगे, सब मामले पढ़ेंगे कौन कौन से सेक्शनों से रिलेटेड। और आप भी सजेस्ट करना कि इस सेक्शन पर भी पूछा जाता है 323, 325, 341, जो भी IPC की सेक्शंस हैं। इसके अलावा आर्म्स एक्ट भी इसको साथ में अपन को रिलेटेड करके पढ़ेंगे कि आर्म्स एक्ट होगा तो क्या करेंगे, ये है, अगर एक्साइज एक्ट आ गया तो क्या करेंगे, तो सब सेक्शन पढ़ेंगे, वो जजमेंट के वक्त पढ़ेंगे। अब ये सब सेक्शनों के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। मेरा बार बार कहना ये है कि आपको बहुत आसानी होगी, जब भी मैं पढ़ाऊंगा तब मैं बार बार ये सेक्शन नहीं बताऊंगा, ठीक है, मुझे भी याद नहीं रहते हैं, आपको पता होगा सेक्शन भूल जाते हैं, सब मिलावट हो जाती है। तो ये था जजमेंट राइटिंग के लिए कौन कौन सी मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन है जो आपको पता होनी चाहिए, इनके बिना है वो आप जजमेंट राइटिंग नहीं लिख सकते, ठीक है। आशा करता हूँ बहुत कुछ समझ में आया होगा। हाँ, एक और बात, चैनल को सब्सक्राइब अभी तक आपने किया नहीं है, सिर्फ ज्ञान ले रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ओके, थैंक यू।